लास्ट क्लास में हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। तो टाइप ऑफ फोर्सेस हमने देखे थे कि कितने टाइप के फोर्सेस हैं, और ये भी सीखा कि फोर्सेस एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एक मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो एससी वर्मा खोल लीजिए। एससी वर्मा पेज नंबर 61। एससी वर्मा पेज नंबर 61। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, डायग्राम दे रखा है उसने, वहां पर आपको डायग्राम दे रखा है। एक मास ये है और एक मास ये है और दूसरा मास है ये, दैट इज द ए। ओके, ए बड़ा है, ए बड़ा है, दैट इज द ए, दैट इज द बी, और एक पर्सन है वो उसको पुश कर रहा है अपने हाथ से। ठीक है, कह रहा है कि कितने फोर्सेस, किस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, सबकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट ऑल द फोर्सेस। ठीक है, लिस्ट ऑल द फोर्सेस। तो मैं इस पे पर्सन पे पहला, यानी इस पे जो आदमी है उस पे लगने वाले फोर्सेस शो करता हूं सारे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इसका 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 फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम जैसे कहते हैं, FBD बार बार यूज होगा, इसका बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं या फोर्स बॉडी डायग्राम हम इसको कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जिस पर मुझे फोर्सेस चाहिए मैं उसको एक पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, पॉइंट कंसीडर कर लिया और उस पर लगने वाले सारे फोर्स और उनके डायरेक्शन इस एक्स वाई एक्सेस के अलॉन शो करता हूं। दैट इज कॉल्ड फोर्स बॉडी डायग्राम, FBD या फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी क्या हुआ, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। अगर इस इंसान का मास m है तो mg डाउनवर्ड लग रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। ठीक है, इसके पैर यहां पर जमीन पर है तो यहां पे कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट से अर्थ एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैं बोल देता हूं N1। ठीक है, ये पर्सन इस बॉक्स ए पर इस साइड फोर्स लगा रहा है, तो वो पर्सन उस ब्लॉक पे एक फोर्स F लगा रहा है उस साइड, तो मुझे वो फोर्स नहीं शो करना है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या शो करते हैं कि जिसको मैंने सिस्टम माना है उसको सराउंडिंग से क्या फोर्स लग रहा है। समझे क्या? सराउंडिंग से क्या फोर्स लग रहा है। तो इसने इस पे F फोर्स लगाया, वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सराउंडिंग इसकी क्या है, इस पर्सन की सराउंडिंग क्या है, ये ब्लॉक जो है ए वो उसकी सराउंडिंग में है ना, तो सराउंडिंग ने एक्शन रिएक्शन से उस पर एक फोर्स F अपोजिट लगाया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप सराउंडिंग से उस पर क्या फोर्स लग रहा है ये शो करते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, F फोर्स इसने इस साइड लगा दिया। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन। ये जो मैन है उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, अब मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ए का फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने ये इसका मास बोल दिया MA, तो MAG डाउनवर्ड, उसका वेट नीचे की तरफ लगा, उसके सेंटर ऑफ मास से अर्थ नीचे की तरफ उसका वेट लगा रही ना, तो MAG डाउनवर्ड। ये कांटेक्ट सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन है, ऊपर की तरफ लग रहा है, मैं उसे N2 बोल देता हूं, दैट N2 इज अपवर्ड, N2 इज अपवर्ड। इस पर्सन ने इस पे एक फोर्स F किधर लगाया था, इस पे लगाया था, तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो F इस साइड लग रहा है, तो दैट इज द F इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब कमाल की बात यहां है, यहां पे B, अब A B से कांटेक्ट में है ना, A B के साथ कांटेक्ट में, तो यहां पे भी एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, तो B ने इस साइड एक फोर्स लगाया होगा, FB मैं बोल देता हूं उसको। ठीक है, B ने A पे एक फोर्स एक्शन रिएक्शन से इस साइड लगाया होगा और A ने B पर भी वही सेम इक्वल अमाउंट FB का फोर्स इस साइड लगाया होगा। ठीक है, तो अब यहां पे कौन सा फोर्स आपको शो करना है, शो करना है आपका A पर कौन सा फोर्स लगा है।
तो ए पर एफ बी इस साइड फोर्स लगा रही है, दैट इज द एफ बी. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम ऑफ ए ब्लॉक. क्लियर है इतना? तो हम फोर्स बॉडी डायग्राम में क्या शो करते हैं? फोर्स बॉडी डायग्राम में हम शो करते हैं कि सिस्टम पर सराउंडिंग से क्या फोर्स लग रहा है. ठीक है, अभी बी का फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करोगे. बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसका मास हो गया मान लीजिए एम बी. तो एम बी डाउनवर्ड, एम बी जी डाउनवर्ड. ठीक है, यहां ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन N3 कह देते हैं. तो N3 अपवर्ड और इस ब्लॉक पर ये एक फोर्स लगा रहा है. कितना लगा रहा था? एफ बी लगा रहा था ना. तो एफ बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी. क्लियर? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी. ओके, क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, यानी सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जो भी है उसका डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं. आपको मैंने वो कल करा दिया था, वो पुली वाला केस कल करा दिया था. उसको फिर से देख लेते हैं एक बार. तो ये एक टेबल है और दूसरी टेबल ये है, और यहां से ये थ्रेड इस पे होके पास जाती है और इधर से एक ब्लॉक यहाँ पे इस तरह हैंग करता है, और इधर भी एक पर्सन जो है उसको उस साइड ब्लॉक खींच रहा है. ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक सी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऑफ सी. तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है? एक्स वाई यानी वाई एक्सेस में मूव कर सकता है ना. तो वाई एक्सेस ड्रॉ कर दिया, फिर एक्स एक्सेस ड्रॉ कर दिया. एक्स एक्सेस में कोई फोर्स नहीं है. वाई एक्सेस में क्या लग रहा है? एम जी डाउनवर्ड, टेंशन टी अवे फ्रॉम द बॉडी. मैंने आपको बताया था टेंशन टी की प्रॉपर्टी क्या है, वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है. तो टेंशन टी इज अवे फ्रॉम द बॉडी. ओके, और तो कोई फोर्स इसमें लग नहीं रहा. पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हुआ? ये देखिए, टेंशन टी नीचे की तरफ लगेगा, इस साइड लग गया टेंशन टी. एक्चुअली में ये सही नहीं है, इस कॉर्नर से लग रहा है ना. आपने ये एक्स वाई एक्सेस मान लिया, तो टेंशन टी इस साइड और इधर इस साइड लग रहा है टेंशन टी, तो ये इस साइड हो गया टेंशन टी. ठीक है, अगर अब पुली में मास है तो एम जी डाउनवर्ड लगेगा. अब पुली क्या है? पुली इस पे यहां पर एक कील पे रोटेट कर रही होगी ना, तो इन दोनों सब का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, इन सब का जो फोर्स होगा उसकी वजह से रिजल्टेंट इस साइड लग रहा होगा, तो वो रिजल्टेंट एफ आर लग रहा होगा इस साइड. ठीक है, तो दिस इज द फोर्सेस ऑन द पुली. यहां पे क्या है? यहां पे हम डायरेक्ट ड्रॉ कर देते हैं. टेंशन टी इस साइड लग रहा है और टेंशन टी इधर इस साइड लग रहा है. टेंशन टी अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, एम जी डाउनवर्ड हो गया, एंड द रिजल्टेंट फोर्स इन दिस साइड एफ आर हो गया. वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम हमने उस फिगर पे ही ड्रॉ कर दिया. ठीक है, हम यहाँ पे केवल फोर्सेस निकाल रहे हैं, कितने फोर्सेस लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहा है. इस पर्सन पे कितने फोर्सेस लग रहा है? इस पर्सन पे देखिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं. एक उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, अर्थ लगा रही होगी एम जी. ठीक है, उसके पैर से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एन ऊपर की तरफ, और इसने टेंशन टी से थ्रेड को नीचे खींचा है, तो थ्रेड टेंशन टी का फोर्स उस पे पर्सन पे ऊपर लगाएगी ना. टेंशन टी ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो गया टेंशन टी. ठीक है, तो दे आर 3 फोर्सेस ऑन द पर्सन. हाउ मेनी फोर्सेस ऑन द पुली? 1 2, उसका वेट mg और यानी कांटेक्ट फोर्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द पुली. तो दे आर 4 फोर्सेस. अगेन देयर आर 4 फोर्सेस, देयर आर 2 फोर्सेस ऑन द ब्लॉक. देयर आर 2 फोर्सेस ओनली. कौन सा? mg एंड टेंशन टी अवे फ्रॉम द बॉडी. ओके, थर्ड केस हम यहां पे लिख रहे हैं.
थर्ड केस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन है, एक कार्ट है, उसमें यहाँ पे पहिए लगे हुए हैं, ठीक है, और एक पर्सन उसको इस साइड से ले जा रहा है, खींच के ले जा रहा है, खींच के चलता हुआ लेता जा रहा है, ठीक है, उसको खींच के लेता जा रहा है। तो हाउ मेनी फोर्सेस ऑन द पर्सन पे उसका क्या लगेगा, इसका पर्सन का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो पर्सन का जब आप जिस भी बॉडी का, जिस भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो याद रखिएगा कि उस ऑब्जेक्ट पर कि क्या फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, ये शो करते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम पे। वो क्या फोर्स किस बॉडी पे लगा रहा है, यानी ये सिस्टम सराउंडिंग पे क्या फोर्स लगा रहा है, इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ नहीं करते हैं। सराउंडिंग सिस्टम पर क्या फोर्स लगा रही है, इस चीज को हम वहां पे शो करता है। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, इसका वेट mg कौन लगा रहा होगा, अर्थ लगा रही होगी, mg बाई अर्थ। नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से उस पर्सन पे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, और ये टेंशन टी इस साइड लग रहा है, अवे फ्रॉम द पर्सन, तो टेंशन टी इन दिस डायरेक्शन। दीज आर द फोर्सेस। ये थीटा बीटा वहां पे नहीं दे रखा है, तो वहां पे आप मान लीजिए थीटा बीटा गिवन है, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से इसको अच्छे से समझेंगे। इस कार्ड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, कार्ड का फ्री बॉडी डायग्राम। तो कार्ड का mg, अब यहां पे mg नीचे की तरफ लग रहा होगा ना उसका वेट, तो mg डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। यहां से टेंशन टी अवे फ्रॉम द बॉडी लग रहा है, यानी वो पर्सन उस पे लगा रहा है ना कार्ड पे, तो टेंशन टी अवे फ्रॉम द बॉडी लग रहा है। यहां पर कार्ड दो पहियों पे चल रही है, तो इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन n1 लग रहा होगा और इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन n2 लग रहा होगा। जरूरी नहीं कि n1 और n2 सेम हो, याद रखिएगा, जरूरी नहीं है n1 n2 सेम होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां से n1 नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लग रहा है, यहां से कांटेक्ट फोर्स, और इस साइड से कांटेक्ट फोर्स n2 लग रहा है। तो दे आर द फोर्सेस। तो आज हम केवल फोर्सेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके ओके। पेज नंबर 63 पर, पेज नंबर 63 पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2 क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, इसको करना है आपको, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, पेज नंबर 63 पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाइए। बहुत ही सिंपल है, इसमें केवल आपको फोर्सेस बताने हैं, ओके। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या फिर मूव कर रहा है, तो वो तब तक स्टेशनरी रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है, ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अभी एक सिचुएशन ले लीजिए कि आप मान लीजिए यूनिवर्स में, अर्थ के सरफेस पर नहीं है, आप यूनिवर्स में हैं कहीं पर, और अभी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट वहां पर था, एक ऑब्जेक्ट वहां पर था, और वो दो ऑब्जेक्ट थे, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट यहां पर थे, ठीक है, और ये आपने एक्स वाई एक्सेस ले लिया है, और एक ऑब्जेक्ट यहां पर रेस्ट पर ही था और दूसरे को मैंने एक वेलोसिटी v दे दी। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहां पे रेस्ट पर ही रहेगा और दूसरा इसी वेलोसिटी को लेके आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा स्ट्रेट लाइन में। और कब तक स्ट्रेट लाइन में बढ़ जाएगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब क्या हुआ कि आगे एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, तो अभी क्या हुआ, जैसे ही वो यहां पर उसके एक सर्टेन डिस्टेंस पे पहुंचा, उस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा। तो क्या होगा उस केस में, फिर इसका वेलोसिटी इस तरह से चेंज हो जाएगी, फिर ये जाके हो सकता है उस पर जाके गिर जाए या फिर गिर जाए। तो देखो क्या हुआ, उसने अपने मोशन का डायरेक्शन छोड़ दिया ना। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था कि वो उस एक्सटर्नल प्लेनेट ने उस पर एक फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स लगाया, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा ना इस ब्लॉक पे। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि ये ब्लॉक तब तक कॉन्टिन्यूअस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक ब्लॉक ऐसे जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरह जा रहा है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो इस साइड जाने लगा 5 मीटर पर सेकंड, मुड़ गया। उसकी स्पीड कांस्टेंट है बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। पॉइंट इज दिस, उसकी स्पीड कांस्टेंट है बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो मैं क्या कह सकता हूं
कि ऑफ कोर्स उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की, इसका मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। देखो वेलोसिटी कैसे चेंज हुई, v इनिशियल क्या था, आई कैप जे कैप में लिखते हैं, तो 5 इस डायरेक्शन में आई कैप हो गया क्या, 5 आई कैप। v फाइनल कितना हो जाएगा, v फाइनल हो जाएगा 5 जे कैप। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, v फाइनल माइनस v इनिशियल। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो डेल्टा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v फाइनल कितना हो जाएगा, 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप। ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी चेंज हो गई, यहां पे वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। ऑफ कोर्स ऐसे लग रहा होगा, वो बाद में देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। ऑफ कोर्स उस पर कुछ ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से वो मुड़ गई। लेकिन अगर ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स ना होता तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी ना कि कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही फिक्स है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, जैसे ब्लॉक ये था ना, यहां से यहां गया, तो अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, दैट इज 0 बिकॉज 5 माइनस 5 इज 0। अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो दैट इज 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप, दैट इज नॉट 0। ये क्वांटिटी 0 नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, ओके ओके ओके। तो हमने क्या सीखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, अभी जैसे वेलोसिटी वाला केस आपने सीख लिया, रेस्ट पे मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही बना रहेगा। कब तक बना रहेगा, जब तक कोई बाहर से फोर्स आके उसको लगा के उसको मूव ना कराए। ठीक है, या फिर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ओके, ओके। तो मैं आपसे एक केस पूछ सकता हूं, क्या किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है, क्या किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है, तो क्या तब भी पॉसिबल है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहे? ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल है। देखिए कैसे, केस ऑफ लिफ्ट ले लेते हैं, यानी मान लीजिए कि एक लिफ्ट है ऐसे, उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और यहां पर ये लिफ्ट बंधी हुई है। ठीक है, यहां पे ये लिफ्ट बंधी हुई है, क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? ऑफ कोर्स इस पे फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा, mg डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड लग गया, mg डाउनवर्ड लग गया, और टेंशन टी अपवर्ड। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो mg डाउनवर्ड आ गया और टेंशन टी अपवर्ड आ गया। टेंशन टी अपवर्ड आ गया। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, अगर ये यहां पर रेस्ट पर है, अगर ये स्टिल ये रेस्ट पर है, तो इसका मतलब द नेट फोर्स ऑन द लिफ्ट इज 0। तो इसका मतलब T इक्वल टू mg हो गया। तो ये देखिए क्या हुआ, मैं क्या यहां पे हम क्या कह सकते हैं, क्या लिफ्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है क्या? ऑफ कोर्स लिफ्ट पे फोर्स लग रहा है, बट व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लिफ्ट? तो नेट फोर्स ऑन द लिफ्ट क्या हुआ, mg को टेंशन T बैलेंस कर रहा था, तो नेट फोर्स F net इज इक्वल टू 0 हो गया क्या? F net इज इक्वल टू 0 हो गया।
तो मैं यहाँ पे एफ नेट को मैं एफ एक्सटर्नल कह सकता हूँ, EXT एक्सटर्नल 0 हो गया। तो ये लिफ्ट रेस्ट पर है बिकॉज इस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, उसको mg को टेंशन T बैलेंस कर रहा है। ठीक है ठीक है। एफ एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ओके ओके अच्छा, अब एक सिचुएशन कंसीडर कीजिए, जैसे ये एक सिचुएशन है। ठीक है, एक ब्लॉक है, यहां पर एक ब्लॉक है, उसकी स्पीड है इस साइड 5 मीटर पर सेकेंड। एक पर्सन आया, उसको इस साइड पुश करने लगा, कितने से? 10 न्यूटन से, 10 न्यूटन से फोर्स पुश करने लगा। तो और दूसरा पर्सन आया इस तरफ से भी, वो भी 10 न्यूटन के फोर्स से पुश करने लगा, 10 न्यूटन का फोर्स उसने इस साइड लगा दिया। ठीक है ठीक है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक? तो सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, इसने 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड लगाया और इसने 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड लगाया। द नेट फोर्स एफ नेट या एफ एक्सटर्नल इज 0। एफ एक्सटर्नल कितना हो गया? 0 हो गया क्या? इस तरफ के फोर्स को उस तरफ के फोर्स ने बैलेंस कर दिया। ठीक है, इस तरफ के फोर्स को उस तरफ के फोर्स ने बैलेंस कर दिया। तो क्या हो रहा है ये? अभी इसकी वेलोसिटी क्या थी? 5 मीटर पर सेकेंड थी क्या? अब थोड़े देर इसकी, अभी इसकी वेलोसिटी 5, इसकी वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 आई कैप लिख सकता हूं। तो बिकॉज द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो थोड़ी देर बाद भी इसकी वेलोसिटी 5 आई कैप ही रहेगी। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है इवन आफ्टर देयर आर 2 फोर्सेस ऑन द ब्लॉक। ठीक है ठीक है, क्लियर है? ओके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, अगर एक ब्लॉक है, अगर एक ब्लॉक है मास m का, अगर एक ब्लॉक है मास m का, एक मिनट मैं इंक डाल लूं जरा थोड़ा। अगर एक ब्लॉक है मास m का और उस पे आपने एक फोर्स F लगाया, यू अप्लाई ए फोर्स F ऑन द ब्लॉक, F ऑन द ब्लॉक, तो उसने क्या किया? उसने एक्सीलरेशन A गेन कर लिया, एक्सीलरेशन A गेन कर लिया। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन। तो उस केस में F M और A में रिलेशन क्या होगा? फोर्स F इक्वल टू M इनटू एक्सीलरेशन A। F इक्वल टू M है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में जिस इक्वेशन से फैमिलियर होते हैं उनमें से एक है ये, F इक्वल टू ma। दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अभी ये केस क्या था, मैंने यहाँ पे रख दिया ब्लॉक इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी, इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज 0। तो व्हाट इज द a इक्वल टू हो जाएगा F बाई m। तो एक्सीलरेशन इन द आई डायरेक्शन। ठीक है, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t। तो अगर फोर्स F कांस्टेंट है, अगर फोर्स F कांस्टेंट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, तो F बाई m, तो अगर ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट नंबर, तो एक्सीलरेशन A क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो व्हाट इज द A इक्वल टू F बाई m, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है
ठीक है। तो मैंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, तो आप क्या करोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दोगे, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इनिशियल स्पीड कितनी है 0, ठीक है, a कितना है f बाई एम इंटू टाइम t, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा f बाई एम या a इंटू टाइम t, दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है, ठीक है। ये कब होगा, जब उसने बोला कि फोर्स कांस्टेंट हो और मास कांस्टेंट हो, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसका अच्छा वाला केस, इसका सेकंड केस बहुत ही अच्छा है बेटा, जब फोर्स या मास में कोई एक वेरी कर रहा हो, तो उस केस में आप किस तरह से क्वेश्चन करोगे, उसका एक केस मैं करवा दे रहा हूं, दूसरा केस आप घर पे अटेम्प्ट करना और सोचना, उसके बाद कल मुझे उसका कंक्लूजन देना, ठीक है। मैंने बोला द फोर्स F इज 5t, सिंपल सा केस है 5t, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द m इज 5t, तो क्या अब ये फोर्स कांस्टेंट है, t इक्वल टू 0 पर फोर्स कितना हो गया, t इक्वल टू 0 पे फोर्स हो गया 0, t इक्वल टू 1 पे फोर्स कितना हो गया, t इक्वल टू 1 पे फोर्स हो गया 5 न्यूटन, ठीक है। t इक्वल टू 2 पे फोर्स कितना हो गया, t इक्वल टू 2 पे फोर्स हो गया 10 न्यूटन, t इक्वल टू 3 पे फोर्स कितना हो गया, t इक्वल टू 3 पे फोर्स हो गया 15 न्यूटन, t इक्वल टू 4 पे फोर्स कितना हो गया, t इक्वल टू 4 पे हो गया 20 न्यूटन। द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट इन दिस केस, द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट इन दिस केस, ओके। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में बट F इक्वल टू एम ए हर पॉइंट पे एप्लीकेबल है, तो इस इंस्टेंट पे जो फोर्स हुआ वो हुआ 5t, उसका मास हुआ m इंटू एक्सीलरेशन a, तो a इक्वल टू कितना हुआ 5t बाई मास m, उस ब्लॉक का मास कांस्टेंट है, ठीक है। सो द एक्सीलरेशन इज ऑल्सो वेरिएबल, एक्सीलरेशन इज ऑल्सो वेरिएबल, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज व्हाट 5 बाई m इंटू टी है ना, तो t इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन कितना हुआ 0 हुआ, t इक्वल टू 1 पे एक्सीलरेशन कितना हुआ 5 बाई m हुआ, t इक्वल टू 2 पे एक्सीलरेशन कितना हुआ 10 बाई m हुआ, t इक्वल टू 3 पे एक्सीलरेशन कितना हुआ 15 बाई m हुआ। सो द एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट इन दिस केस। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो अब आप यहां पे v इक्वल टू u प्लस ए टी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके साथ कंडीशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, सारे फॉर्मूलों के साथ बाउंडेशन क्या है, उसके लिए एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट होना चाहिए। नाउ द एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तो अब इसको कैसे करोगे, अभी उसने बता दिया इनिशियल स्पीड u 0 है, आफ्टर टाइम t यानी मान लो 5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी v क्या होगी, तो अब इसको v इक्वल टू यू प्लस ए टी से तो जा नहीं सकते, तो अब इसको कहां से अटेम्प्ट करेंगे, इसको फंडामेंटल फॉर्मूले से अटेम्प्ट करेंगे। व्हाट इज द एक्सीलरेशन a, एक्सीलरेशन a इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, यही तो होता है वेलोसिटी एक्सीलरेशन a, एंड दैट इज इक्वल टू 5 बाई m इंटू टी, तो dv इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बाई m इंटू टी इंटू डी टी, इंटू डी टी। अभी क्या हुआ, इसको इंटीग्रेट किया हमने दोनों साइड, तो t इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड कितनी थी 0, तो t इक्वल टू 0 पे उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, और t इक्वल टू t पर उसकी स्पीड हो गई मैंने मान लिया v, तो अब इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी 0 टू v इक्वल टू 5 बाई m, कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, t dt 0 से t। ये वाला पार्ट क्लियर बेटा, ये वाला पार्ट क्लियर, कैलकुलस का यूज किया है, पढ़ाया था मैंने बिगिनिंग में, क्लियर किया ये, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी वो इंटीग्रेट होगा, तो यहां पे क्या है, यहां पे 1 है ना,
v की पावर 0 को 1 कह सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो इंडिकेट हो जाता है किस में हो जाएगा, v में इंडिकेट हो जाएगा, 0 से लेके v तक, एंड दैट इज इक्वल टू 5/m t स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके t तक। तो यहां पे फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट इक्वल टू 5/m, 5/2 भी कॉमन ले लिया तो t स्क्वायर माइनस 0, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर बाई ट्वाइस m, 5t स्क्वायर बाई ट्वाइस m, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर बाई ट्वाइस m। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी आई, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, तो उसने कितने समय पे पूछी थी वेलोसिटी, 5 सेकंड पे, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर बाई ट्वाइस m, एंड दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 5, 125 बाई ट्वाइस m, वेलोसिटी v आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर, क्लियर है इतना, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है, साफ कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग होगी यूट्यूब पे, देख लीजिएगा आप लोग रिवीजन उठाए। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो केस बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसके लिए फिर आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब यूनिवर्स में एक ब्लॉक है, यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी फ्री स्पेस हो गया, जहां पे एक्सीलरेशन, अर्थ का एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है। वहां पे एक फोर्स F1 इस साइड लग रहा है, एक फोर्स F2 इस साइड लग रहा है, और एक फोर्स F3 इस साइड लग रहा है, और मान लेते हैं एक फोर्स F4 इस साइड लग रहा है, ठीक है, F4 इस साइड लग रहा है, इसका मास है m। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन निकालने तो आप कैसे निकालोगे, F रिजल्टेंट वेक्टर, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। अब F रिजल्टेंट को ही आप F एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ए, एक्सीलरेशन इज द एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन इसके बाद एक्सीलरेशन आ गया, तो आप उसके मोशन को जज कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, द फोर्सेस आर F1 इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन, F2 इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन, ठीक है। F3 इक्वल टू i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3 माइनस 7k कैप। सो व्हाट इज द फोर्स, तो 3 फोर्सेस है, ज्यादा भी ले सकते थे लेकिन ज्यादा लेने का कोई मतलब नहीं है, वो बस ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 3 फोर्सेस है, एक ब्लॉक पे लग रहा है, उसका मास है ऑब्जेक्ट का, मास है ब्लॉक का, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो F एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर सम, तो वेक्टर सम इनका सबका करेंगे, तो F एक्सटर्नल इक्वल टू कितना हो जाएगा, F एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा F1 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप प्लस F2 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, और माइनस i कैप माइनस 5j कैप माइनस 7k कैप। ये फोर्सेस हो गए, ये फोर्सेस हो गए। तो व्हाट इज द नेट फोर्सेस, ऐड कर देंगे आप सब कुछ,
तो i में i ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 i कैप प्लस 3 प्लस 2 माइनस 5 j कैप प्लस -4 -5 +7 कर देते हैं यहां पे +7 k कैप. तो व्हाट इज द f एक्सटर्नल? f एक्सटर्नल इक्वल टू 4i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 5 6 7 -2 k कैप. तो व्हाट इज द f एक्सटर्नल? f ext इक्वल टू हो जाएगा 4i कैप -2 k कैप. दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स. सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन है? a इक्वल टू हो जाएगा f ext बाई मास m. तो a एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा 4i कैप -2 k कैप बाई मास. कितना था उसका भाई? मास वास कुछ दिया था क्या मैंने? 2 kg का मास दिया था, डिवाइडेड बाई 2. तो एक्सीलरेशन एक कितना हो गया? 2i कैप माइनस k कैप. यानी कि इसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन होगा i j k, और ये j हो गया ना, और k का यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर आपका एक एक्सीलरेशन होगा -1. तो बोर्ड के इनसाइड एक एक्सीलरेशन होगा. बोर्ड के इस साइड का एक्सीलरेशन कितना होगा? इनसाइड को मैं इस तरह क्रॉस से शो कर दे रहा हूं. तो इनसाइड का एक्सीलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन. अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आप यहां पे आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ बेटा इतना? क्लियर हुआ? ओके 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 ओके. तो व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन? तो वहां पे 5.2 पे लिखा हुआ है जो थ्योरी लिखी हुई है. सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर आपसे स्कूल में कोई पूछता है, ठीक है, जेई में नहीं पूछा जाएगा, वहां पे एप्लीकेशन जनरली होते हैं जेई या नीट में, लेकिन थ्योरी वेरी पूछी जाती है स्कूल में. तो उसके लिए थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा एक बार. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन वहां पे जो टिल्टेड लेटर से लिखा है, दैट इज द थ्योरी पार्ट. द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल the forces acting on the particle during divided by its mass. तो F इक्वल टू ma को ही उन्होंने थ्योरी पार्ट में लिखा है. तो F इक्वल टू कितना हो गया? F इक्वल टू ma हो गया. तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? F बाई m. तो कह रहा है कि यहाँ पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका वेक्टर सम कर दोगे, उसके मास से डिवाइड कर दोगे, देन यू विल गेट द एक्सीलरेशन. दिस इज कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, और न्यूटन फोर्थ लॉ यानी थर्ड लॉ जो पूछ रहा है, तो थर्ड लॉ क्या है? वहां पे आप उसको पॉइंट में लिख लीजिए. इफ ए बॉडी इज एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन अनदर बॉडी B, if body A exert a force on another body B, then B exert a force of minus F on body A. ठीक है, या फिर every action has a equivalent opposite reaction. Okay, okay. ओके, तो अभी आज के लिए इतना है. इसमें पहले हम क्लास खत्म करने से पहले
पेज नंबर 72 पर एक एग्जांपल है, उसको कर लेते हैं। A block of mass m is suspended by two string making an angle alpha and beta with the horizontal. Find the tension in the strings. ठीक है, T1 and T2 अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं उन्होंने। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी बिगिनिंग्स के लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सूडो फोर्स अभी रह गया, सूडो फोर्स नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहां पर एक छत है, छत से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, ठीक है, और बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है इस तरीके से और एक स्ट्रिंग है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इसने एंगल बनाया तो ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, इसका मास है m, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि स्ट्रिंग अलग अलग एंगल बना रही है, स्ट्रिंग इक्वल लेंथ की नहीं है, अनइक्वल लेंथ की है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एंगल भी वो डिफरेंट बना रही होगी। तो ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। उसने पूछा व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैंने टेंशन मान लिया T1 एंड व्हाट इज द टेंशन T2। ठीक है, तो टेंशन T1 T2 उसने पूछा है आपसे, ठीक है। तो मैं अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया यूं, अभी इसका मास mg डाउनवर्ड हुआ, क्या mg डाउनवर्ड हो गया, और T1 इस साइड लगा और T2 इस साइड लगा। ये एंगल हो गया अल्फा और ये एंगल हो गया बीटा, ओके। ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा, ठीक है। उसने तुमसे पूछा व्हाट इज द T1 एंड व्हाट इज द T2। तो T1 इस साइड हो गया, तो इसका अब क्या है, यहाँ पे फोर्सेस का कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो T1 का इस साइड एंगल थीटा हो गया, तो इधर का कंपोनेंट क्या हो गया, T1 cos अल्फा, और T2 का इस साइड कंपोनेंट हो गया T2 cos बीटा, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos अल्फा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos बीटा, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्सेस, T1 cos अल्फा प्लस T2 cos बीटा। ये फोर्सेस ऊपर की तरफ है, ये किसको बैलेंस करेंगे। अब ब्लॉक रेस्ट पर है ना बेटा, जब ब्लॉक रेस्ट पे है तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो इन फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट हुआ T1 cos, अरे cos नहीं बेटा, ये साइन हो गया, cos तो इस साइड का हुआ ना, T1 sin अल्फा एंड T2 sin बीटा। तो T1 sin अल्फा ऊपर लग रहा है, T1 का जो कंपोनेंट है वर्टिकल, T1 sin अल्फा ऊपर लग रहा है। सिमिलरली T2 sin बीटा ऊपर लग रहा है। तो T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। और इस साइड जो लगने वाला फोर्स है वो इसको बैलेंस करेगा। तो क्या हो जाएगा, T1 cos अल्फा इक्वल टू T2 cos बीटा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आपसे उसने T1 T2 पूछा है, तो व्हाट इज द T1 इक्वल टू हो जाएगा T2 cos बीटा बाई cos अल्फा। तो यहां से हो जाएगा T1 इक्वल टू, T1 यहां पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा T2 cos बीटा बाई cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इक्वल टू mg। तो T2 आपने ले लिया कॉमन, तो T2 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया यहाँ पे tan अल्फा, और T2 cos बीटा कॉमन ले लो, तो cos बीटा कॉमन ले लिया तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू mg।
व्हाट इज द T2? T2 इक्वल टू हो गया mg बाई 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, तो T2 ये हो गया, तो T1 कितना हो जाएगा? T1 इक्वल टू हो जाएगा mg cos अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। दैट इज द T1 एंड दैट इज द T2। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है? वेदांती, सोनक, शैली? ओके 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 ओके, ठीक है। होमवर्क मैंने जो आपको दिया है वो करिएगा और क्लास अभी हम एंड करते हैं, और 15 या उससे बाद 15 के आसपास हम फिजिकल क्लास चालू करेंगे अपना। ठीक है, ओके। अरे ओके ओके ओके, अरे बेटा ये वाली बुक खरीद लो। बुक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, SC वर्मा। ये आपकी गीता है, समझ लीजिए, फिजिक्स की गीता, कुरान, बाइबल है आपकी। ठीक है, इसको खरीद लीजिए आप। ठीक है, ठीक है बेटा, अगर जेई मेंस और मेडिकल निकालना है तो इसको ये बुक होनी ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम स्टेट बुक, एक बुक आपके पास और होनी चाहिए, वो है SC वर्मा। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए ओके। सब लोग ले लीजिए, सब लोग ले लीजिए। ये बुक ज्यादा महंगी नहीं है, 250 या 250 या 300 के आसपास है, और सेकेंड हैंड ले लेंगे तो इंस्टीट्यूट के पास एक शॉप है यहाँ पर, वो सेकेंड हैंड बुक देता है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम में तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं पैसे खर्च करना चाहते हो, अच्छी बुक कंडीशन सेकेंड हैंड में मिल जाती है, तो सेकेंड हैंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बुक चेंज नहीं होती, सेम है, पिछले 10-15 साल से सेम है। ठीक है, चलिए ओके, बाय 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 बाय, ओके।